सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज इस सेशन के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड जो साइंस का सिलेबस है वो किस प्रकार है और आपको किस प्रकार से इसको मैनेज करना है, किस प्रकार से आपको अपनी जो तैयारी है वो करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस पर पिछले काफ़ी दिनों से हमारी चर्चा नहीं हुई है। बहुत से साथी ऐसे जो नए जुड़े हैं या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से जीरो से हम इस पर बात करेंगे कि सीनियर टीचर साइंस का जो सिलेबस है, मुख्य रूप से हम यहाँ बात करने जा रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग की। क्योंकि हालांकि सिलेबस में कोई भी डिफरेंट नहीं है, दोनों बिल्कुल अपने आप में सेम है, लेकिन फिर भी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो पेपर है हमारा संस्कृत एजुकेशन का 47 पोस्ट के लिए लगभग बहुत से साथियों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। इसका एग्जाम जो है हमारा दिसंबर में प्रस्तावित है। उसी को मुख्य नज़र में रखते हुए हम इसको बात करेंगे आज के सिलेबस के ऊपर भी, किस प्रकार से आप सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत से साथी ऐसे जो सेल्फ कर रहे हैं या जिन्होंने कोचिंग कर रखी है। और सिलेबस, सबसे मुख्य बात जो इसकी है कि आपके पास इसका जो प्रिंट आउट है, सिलेबस का जो प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। जिस तरह से ये प्रिंट आउट है सिलेबस का, ये आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको पहले वीडियो में भी, अभी 2-3 दिन पहले जो वीडियो श्री राम बिश्नोई के साथ जो हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी थे उनके साथ अपने वीडियो बनाया था, उस समय भी मैंने इस पर चर्चा की थी कि सिलेबस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने एक ये भी चर्चा की थी कि सिलेबस आज तक 2018 में मैं सिलेक्ट हुआ था, जब का सिलेबस हमारे पास पड़ा हुआ है। तो आप सिलेबस को किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सिलेबस क्यों जरूरी है, तो आप इस पर भी हम आज पूरी चर्चा करें। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है वो क्या कह रहा है? सिलेबस हमारा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा 2 भागों में डिवाइड है सिलेबस। एक तो हमारा 11th-12th सीनियर सेकेंडरी लेवल, जिसको बोलते हैं सीनियर और सेकेंडरी लेवल। दूसरा हमारा पार्ट है इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल, बीएससी लेवल। यहाँ 2 भागों में डिवाइड है। और किस प्रकार से डिवाइड है? पार्ट फर्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि ये है पार्ट फर्स्ट सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, और पार्ट सेकंड के अंदर हमारा है ग्रेजुएशन लेवल। तो इसमें सबसे कंफ्यूज की स्थिति यहाँ से शुरुआत हो जाती है कि हमें 11वीं 12वीं का पढ़ना चाहिए या ग्रेजुएशन का पढ़ना। तो ये एक, हालांकि केवल कठिनी कह सकते हैं इसको, क्योंकि कोई ज़्यादा डिफरेंट बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जब भी आप शुरुआत करें तो बेसिक से शुरुआत हमें करनी चाहिए। जब भी किसी भी सिलेबस को हम पढ़ें, किसी भी वैकेंसी की जब तैयारी करते हैं, तो उसको हमारे आइडिया से उसको बेसिक से आप लेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहता है। सिलेबस क्यों बनाया जाता है? ताकि आपको पढ़ने में आसान रहे। अब ऐसा सिलेबस जरूरी है, किसी भी एग्जाम का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि अब हम आपको ये बोलते हैं राजस्थान जी के तो बहुत बड़ा है, बायोलॉजी पूरी बोलते हैं, बायोलॉजी बहुत बड़ी है। उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से इन पर फोकस करना। इसीलिए एक सिलेबस का निर्धारण किया जाता है ताकि आप उन चीज़ों को, उनमें कंफ्यूज ना हो और उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो आपके सिलेबस में ऐड है या जुड़ी हुई। अब हम देखते हैं कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का हमारा जो सिलेबस है वो क्या कह रहा है। आप जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो बेसिक से हमें तैयारी है जो इसकी स्टार्ट करनी है। बेसिक का मतलब है कि आपको सबसे पहले कभी भी क्या करना है, सीनियर लेवल का या 11th-12th के जो टॉपिक है उनको पहले करना चाहिए। चाहे आप बायो में पढ़ें, चाहे आप केमिस्ट्री में, चाहे आप फिजिक्स के अंदर। उसको पढ़ने के बाद आपको बीएससी वाले सिलेबस की ओर बढ़ना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो विद्यार्थी जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी तैयारी है उनकी, वो आप साथ लेके भी चल सकते हैं। जो नए हैं बिल्कुल, अब हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला पार्ट है पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल स्टैंडर्ड, जिसके अंदर हमारी, जैसे बायो के अंदर पहली यूनिट यहाँ है। पहली यूनिट की हम बात करें बायो के अंदर, तो हमारी पहली यूनिट क्या कह रही है? सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। अब सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी को आप चाहे बीएससी में पढ़ें, चाहे आप 11th-12th में पढ़ें, लगभग टॉपिक आपके कहाँ है, ये 11th-12th में दे रखे हैं। कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। कुछ एक टॉपिक इनमें से हैं जो हमारे 11th-12th में नहीं दे रखे, डायरेक्ट केवल बीएससी वाले पार्ट में दे रखे। बाकी लगभग टॉपिक आपको, तो आप उन टॉपिकों को दोनों को मिक्स कर लें। जैसे आपका यहाँ टॉपिक दे रखा है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इस पार्ट के अंदर। अब इसका बीएससी वाले पार्ट में क्या दे रखा है? बीएससी वाले पार्ट में समसूत्री विभाजन है, जो डिवीजन है वो दे रखे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस दे रखा है, रेप्लिकेशन दे रखा है,
ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, जिन्हें अनुवादन अनुलेखन हम बोलते हैं, वो चीजें हमारी कहाँ दे रखी है, वो दे रखी है हमारी सीनियर से सॉरी बीएससी वाले पार्ट में या ग्रेजुएशन वाले पार्ट। अब आपको वहां से आप उनको कहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ एक साथ, क्योंकि वो चीजें अब आपका ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, अरसूत्री समसूत्री विभाजन है, डिवीजन जिनको बोलते हैं, वो सारी चीजें आपको 11th 12th में भी दे रखी है। इनका कहने का मतलब है कि 11th 12th का जो पार्ट है उसको तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, थोड़ा हल्का, मतलब नॉर्मल का मतलब है कि उस पार्ट को आपको ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है। और जो यहाँ पार्ट से वो आप समझने का प्रयास करें कि पार्ट वो हमारा 11th 12th का ही है। अब हम देख लेते हैं आपको, यदि थोड़ा अब हम बीएससी वाले पार्ट में जाएं, ये हमारा बीएससी का पार्ट। अब देखो सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की हम बात करें बीएससी वाले पार्ट के अंदर, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हमारा बीएससी में देखो सेल साइकिल दे रखा है, सेल साइकिल के अंदर माइटोसिस है, मियोसिस है, देयर सिग्निफिकेंस है, एंड क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन। अब ये हमारे पार्ट सभी आपको 11th 12th वाली बुक में भी मिल जाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ें, एक उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं जो अपने आप में अच्छी तैयारी कर रहा है और अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए, बाकी जो नॉर्मल पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको केवल 11th 12th के बेसिक से ही आपको तैयार करना है। अब हम देखें कि आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें तो बीएससी वाला भी पढ़ना है, तो उसको किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ दे रखा है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, आपका सेल साइकिल, ये हमारे 11th 12th का टॉपिक है, 11th 12th वाले बुक में आपको मिल जाएगा। माइटोसिस, मियोसिस और ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन, अब ये सारे आपको राजस्थान बोर्ड की जो 11th 12th की बुक है वहां आपको सारे मिल जाएंगे। तो हम कुल मिला के बात ये कि ये सारा 11th 12th का ही है, इसका पार्ट हमने बना दिया कहाँ, बीएससी वाले में। अब जो बीएससी में टॉपिक दे रखे हैं उनको तो आप थोड़ा सा लेवल से पढ़ सकते हैं, आपको लगे कि नहीं हमें तो गहराई से पढ़ना है, तो आप उन टॉपिकों को गहराई से पढ़ें जो आपके बीएससी वाले पार्ट में दे रखे हैं, लेकिन है कहाँ, वो हमारे 11th 12th के अंदर भी उपस्थित है। उन टॉपिकों को आप थोड़ा सा गहराई से पढ़ सकते हैं। आप इस तरीके से यदि सिलेबस को देखेंगे तो आपको 2-3 दिन लग सकते हैं। जब आप शुरुआत करें तो सबसे पहले कई बार क्या है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं, डायरेक्ट सीधा नोट्स है या जी सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये स्थिति थोड़े दिन पढ़ते हैं तो उसके बाद कंफ्यूजन पैदा होती है, आपको मानसिक तनाव की स्थिति भी आ जाती है कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कवर पाएंगे। उसकी एक समग्र रणनीति आपके पास होनी चाहिए कि हमें इस तरीके से इस सिलेबस को पूरा करना है। उसके बहुत से कारण हैं, हम डायरेक्ट कई बार नहीं कर पाते, उनके अलग अलग सिस्टमेटिक ढंग से आप यदि उसको पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस मैनेज हो सकता है, सही तरीके से आप चल सकते हैं। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो ये सिलेबस थोड़े दिन बाद आपको बोरिंग लगने लगेगा और ऐसा लगने लगेगा हमें इसको छोड़ देना चाहिए, हमारे से नहीं होगा। इस तरह की भावनाएं कब पैदा होती हैं, जब सिलेबस आपके ऊपर हावी होता है। और हावी कब होगा आपके ऊपर, जब आप उन चीजों को इंटरेस्ट लेके, रुचि लेके, मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे। उस स्थिति के अंदर ये सिलेबस हमें अच्छा लगने नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसी स्थिति आती है कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, इतना बड़ा सिलेबस होता है क्या। नहीं, आप इस चीजों को गौर मत करें, आप केवल 11th 12th को ही बेसिक बनाकर चलें। सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। कई बार मैंने विद्यार्थियों को देखा है, जब मुलाकात होती है कोचिंग में भी या फोन पर लगभग बात हो जाती है बच्चों से, तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर मेरे को, कई बार स्क्रीनशॉट भी बच्चे भेजते हैं कि सर ये टॉपिक तो बीएससी में है, इनको हम कहाँ से पढ़ें। उनको इस बात का मालूम नहीं है कि आपने क्या 11वीं 12वीं के सभी टॉपिक तैयार कर लिए हैं। आप सबसे पहले बेसिक से लेकर चलें, 11वीं 12वीं के जो टॉपिक है उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद बीएससी के बहुत कम ऐसे टॉपिक हैं, मैं आपको बता दूं कि जो केवल बीएससी में है, आपको 11वीं 12वीं में नहीं मिलेंगे। बहुत कम ऐसे टॉपिक है, जैसे इकोनॉमिक जूलॉजी जिसको बोलते हैं, जूलॉजी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्थ्रोपोडा का है, मोलस्का का है, आर्थिक महत्व जिनको बोलेंगे, जूलॉजी के प्राणी विज्ञान के जो आर्थिक महत्व है, वहां भी आप यदि मुख्य रूप से देखें तो वो आपका कहाँ का टॉपिक नहीं है, बीएससी का नहीं है। आपको 11th 12th की बुक में भी कुछ ना कुछ आप मिक्स कर, आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं भी इस पर लगातार प्रयास कर रहा हूं कि टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट का हमारा उद्देश्य यही है कि सिलेबस को, ओनली जो टेस्ट सीरीज हमारी रहती है वो सिलेबस के ऊपर आधारित है, और सिलेबस को ही हमने टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको वो वजन ना लगे। हम डायरेक्ट यदि आपको सिलेबस की लाइन टू लाइन देंगे
तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है, नहीं होगा। उसको हमने 15 से 16 भागों में तोड़ दिया तो उसको आपको बिल्कुल जोर नहीं आएगा पढ़ते हुए, पता ही नहीं चलेगा कि हाँ सिलेबस कब निकल गया। उस बहाने से हमारा रिवीजन हो जाता है। बाकी टेस्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहता है कि आपका जो सिलेबस है उसको आप 2-3 बार 4 बार 3.5 महीने 3 महीने के अंदर आप कर लेते हैं। तो आप एक बार टेस्ट देंगे तो उस समय आपको थोड़ी परेशानी इसलिए होती है कि वो चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं और हम उन चीज़ों को पहले पढ़ नहीं पाए, अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब आप 1-2 बार उनको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप उससे मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन आपको मिलता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे याद हो रही है। और आप स्वयं भी आपका जो मूल्यांकन है वो घर पर भी आप ऑब्जेक्टिव निकाल कर या पढ़ कर किसी भी तरीके से अपना मूल्यांकन बहुत जरूरी है। मूल्यांकन करने के लिए आप खुद टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप घर पे हैं तो घर पर भी इसका आप खुद से खुद टेस्ट ले सकते हैं। आपने जैसे आज 1 यूनिट तैयार की, कल आप दूसरे दिन आप उसको अच्छे तरीके से पढ़कर खुद से मूल्यांकन उसका कर सकते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं कि जेनेटिक्स के अंदर। अब जेनेटिक्स के अंदर हमारा 12वीं का जो पार्ट है मेंडेलिज्म वर्क एंड मेंडेलिज्म ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इस पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ हमारा जेनेटिक्स के अंदर मुख्य जो पार्ट है वो हमारा किस में दे रखा है, बीएससी में दे रखा है। अब ये देखो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ मेंडल का जो जनरल साइंस जिसको बोलते हैं मेंडलिज्म के अंदर यहाँ दिया हुआ है। जनरल टॉपिक जो है वो दे रखे हैं केवल मेंडलिज्म वर्क, मेंडलिज्म ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर और जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ से इंपॉर्टेंट है जेनेटिक डिसऑर्डर, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर लिंग गुणसूत्रों वाले हैं, अलिंग गुणसूत्र पर है, जैसे क्लाइटफेल्डर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है या अन्य जो सिंड्रोम्स हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। किस प्रकार के हैं? एलिंग गुणसूत्र पर होने वाले हैं या लिंग गुणसूत्र पर होने वाले, 2 प्रकार के होते हैं। ये भी हमारा बीएससी वाले पार्ट में है। अब इसका जो है वो बीएससी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसका बीएससी वाला जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बीएससी का जो पार्ट महत्वपूर्ण क्यों है हम उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको ये चीजें पता लगेगी। जैसे हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के ऊपर, तो जेनेटिक्स में हम बीएससी वाला पार्ट कैसे देखेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है, अब आप देखोगे मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि आपने देखा होगा लिंकेज जिसे सेल घनता बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, यहां से लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपने देखा होगा हर एग्जाम में प्रश्न आए, हर एग्जाम में, चाहे बीएस आपका सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एसीएफ हो, कॉलेज लेक्चर और हर एक एग्जाम में आपको प्रश्न मिले। इसके अलावा हम डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज, लिंग सहलंघनता जिसको बोलते हैं, या लिंग निर्धारण है, इनहेरिटेंस है, मेटेरियल इनहेरिटेंस है, म्यूटेशन है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न आता है। तो ये सारे पार्ट, क्रोमोसोमल वेरिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखा होगा कि पोस्ट मेंडलिज्म वर्क, मेंडल के बाद का जो वर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से ज्यादातर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम पुराने पेपर जब देखते हैं। मेंडल का सामान्य परिचय, मेंडल ने एक वो जो पार्ट है ये थ्योरी का पार्ट है। वहां हमने 11वीं बारे में पढ़ा है कि मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, बहुत से ऐसे सवाल, ऐसे थ्योरी हमने पढ़ी है। वहां से एग्जाम में प्रश्न ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। जैसे टेस्ट क्रॉस है, वहां से प्रश्न आ जाता है। बहुत से ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न आते हैं, तो आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें जेनेटिक्स के बाद हम आगे वाला पार्ट देखते हैं कि आपको देखो सिलेबस बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप समझ पाए कि वास्तव में हमें सिलेबस को किस प्रकार से करना है। जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उन्होंने वास्तव में इसी प्रकार से इसको तैयार किया है। आपको भी इस प्रकार से तैयार करना है। आप ये चाहें कि मैं पूरा बहुत कम समय में कर पाऊं, ऐसा संभव नहीं है। धैर्य आपको बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी या नियमितता रखनी पड़ेगी। जब तक आप नियमित नहीं रह पाएंगे तब तक सिलेक्शन की रेस में आप दूर रहेंगे। क्योंकि पिछले काफी हमारी आदत क्या होती है कि हम मौसमी, बहुत बार ये एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ कि हम मौसमी पढ़ाई करते हैं, 2-3 महीने जब वैकेंसी आती है उस टाइम पढ़ते हैं और उसके बाद गायब। तो उस स्थिति में ये चीजें क्या है हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट इतने बहुत बढ़िया नहीं है, इतने क्लियर नहीं है कि हम वास्तव में 2 महीने 3 महीने में हमारा जो सिलेबस है उसको पूरा कर पाए। अब हम आगे देखते हैं कि टैक्सोनॉमी हमारा जो पार्ट है। टैक्सोनॉमी में बायो के अंदर आपने देखा होगा, बायो का सिलेबस थोड़ा सा मैं बड़ा ले रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और बायो से प्रश्न जो है लेवल है वो इस प्रकार का है कि सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा बायो का है, क्योंकि केमिस्ट्री में फिक्स यूनिट दी हुई है, फिक्स सवाल है, हमें पता है कहाँ से प्रश्न आने।
लेकिन बायो में थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो रहता है। अब हम टेक्सोनोमी में एक साथ बात कर लेते हैं। टेक्सोनोमी हमारी दो प्रकार की है, एक तो जंतुओं की टेक्सोनोमी है, जंतु वर्गीकी है, और एक हमारी पादप वर्गीकी। अब पादप वर्गीकी की हम बात करें तो पादप वर्गीकी में आपको पता है कि हमारा जो कवक है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और जिम्नोस्पर्म, यहाँ से हमारे जो सवाल है पूछे जाते हैं। उन सवालों को हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा ये पार्ट है जो बीएससी वाले पार्ट की तुलना में 11वीं 12वीं में बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। तो आप सबसे पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से देख सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है कि न्यूमेरिकल टाइप नहीं कह सकते, लेकिन भूलने वाला टॉपिक है, एग्जाम्पल ज्यादा है और इनमें वर्गीकरण ज्यादा है। वर्गीकरण का जो टॉपिक होता है वहां नामकरण इसका है, जो नाम इनके है, जैसे ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण में देखें हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा है। टेरिडोफाइटा का देखें तो उनमें थोड़ा सा और कंफ्यूजन की स्थिति ये इसलिए बन जाती है क्योंकि उनके जो नाम है वो थोड़े हार्ड। जब तक आप वर्गीकरण में मोटा मोटे रूप से फाइलम या सब फाइलम तक आप क्लासेज का नाम याद नहीं रखेंगे तो वहां स्थिति, अब जैसे हम एल्गी की बात करें, क्लोरोफाइसी है, तो इनको आपको नाम को याद रखना पड़ेगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, इनका मोटा मोटे रूप से इनके नाम ध्यान होना चाहिए। नाम जब आप ध्यान करोगे उसके बाद आपके इनको एग्जाम्पल ध्यान में रहेंगे, एग्जाम्पल जब आप याद करोगे तो इनके अन्य नाम भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब जैसे कॉन्ड्रस क्रिप्सिस है, ये किसको कहते हैं, या निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट का सदस्य नहीं है, कौन सा, इस प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले इनमें कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले 11वीं 12वीं का जो सिलेबस आपका कह रहा है उसको आपको तैयार करना है। सिर्फ इसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी ग्रुप में डाले एक दो के। इसके अलावा जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके लिए प्रयास है कि आने वाले समय में, हालांकि इन यूनिट्स ये यूनिट तैयार हो चुकी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके शॉर्ट नोट्स मैंने बना दिए ताकि आप जब लास्ट टाइम में इनको रिवाइज है जो कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम इसी तरह हम जब जंतु वर्गीकी में जाते हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा समस्या है कि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है। वर्गीकरण जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटियलमंथिस है, मोलस्का है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है। ये 8-9 संघ जो है हमारी क्लासेज, इनकी जो सब क्लासेज है उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनकी लार्वा अवस्थाएं क्या है उनको भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप इनके लिए शॉर्ट टाइप से इनको एक साथ मैनेज करके चले कि अब कौन कौन से लक्षण जो कॉमन है, जब हम एल्गी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि इनकी 5 क्लासेज है, उनमें लक्षण कॉमन कौन से हैं उनको आप एक सारणी के रूप में मैनेज कर सकते हैं। जब आप कवक को पढ़ रहे हैं, कवक जब हम पढ़ेंगे, माइकोटा जो क्लास है उसको हम जब पढ़ेंगे, फाइकोमाइसेटीज है, एस्कोमाइसेटीज है, बेसिडियोमाइसेटीज है, ग्लूटेरोमाइसेटीज है, ये हमारी वर्गीकी वर्ग है, क्लास है इनकी, उनको आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इनका बहुत महत्व है कि कई बार एग्जामिनर जो है, जैसे जूलॉजी के अंदर तो मुख्य पार्ट है ये, क्योंकि जूलॉजी की यूनिट बहुत कम है तो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। इसके अलावा बेस वर्गीकरण का जो आधार है जूलॉजी के अंदर, किस प्रकार के संगठन कोटि इसके अंदर पाई जाती है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, ये ऐसे प्रश्न, खंडी भवन है या नहीं है, इस प्रकार के जो सवाल है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप जब भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जो बनेगा वो यहाँ से 101% बनेगा। दोनों यूनिट से आप मानकर चलें कि लगभग 3 से 4, 5 तक भी संख्या है जो जा सकती है। 5 सवाल यहाँ से दोनों यूनिट से मिलाकर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अच्छी यूनिट है। थोड़ी सी इनके शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी, सभी यूनिटों के शॉर्ट नोट्स अब आप बना के नहीं बना सकते, बनाने भी नहीं चाहिए। शॉर्ट नोट्स उनके लिए होते हैं, जैसे अब जीके की हम बात करें, जीके के अंदर शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, सब में नहीं बनाए जाते। जैसे भूलने वाले को, जैसे आपकी हम बात करें, प्रजामंडल आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन के आप एक साइड सन लिख लें और एक साइड इनका जो स्थापना है वर्ष है, स्थापना वर्ष तो हो गया सन, इसके साथ साथ उनका अध्यक्ष कौन था या जिसकी स्थापना किस व्यक्ति ने की थी वो आप एक साइड लिख सकते हैं। इसके अलावा हम वहां देखें कि वनों की जो गणना हुई है, वनों वाला जो टॉपिक है वो करंट बेस पूछा जाता है। इसके अलावा आप वहां पर जो एग्रीकल्चर है वहां से भी कुछ कॉन्सेप्चुअल या करंट बेस प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिनको आपको शॉर्ट नोट्स जरूरी हैं, सभी के शॉर्ट नोट्स आप नहीं बना सकते। उन टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स बनाएं जो हमारे गणितीय गणना वाले हैं या आंकड़ों वाले हैं, जिनको हम भूल जाते हैं बार बार या उनमें एग्जाम्पल जाता है, जैसे टेक्सोनोमी का पार्ट है, उनको आपको शॉर्ट नोट्स उनके आपने अच्छे तरीके से बनाने। अब हम आगे चलते हैं। इस टॉपिक को आपको पूरा करना है, कोर डेटा नॉन कोर डेटा दोनों। कोर डेटा के अंदर आपका प्रश्न हालांकि कम आते हैं, नॉन कोर डेटा से आपके प्रश्न ज्यादा आते हैं, लेकिन दोनों को आपको पढ़ना है। अब कोर डेटा में एग्जाम्पल ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, केवल आपको क्या पूछा जाएगा, कोर डेटा के अंदर आपसे पूछा जाएगा
कि यहाँ से जो मुख्य लक्षण जो है इनके, वहां से पूछा जाता है प्रश्न, लक्षण ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरह हम इकोलॉजी पर चलते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात की जाए, ये भी हमारा जो टॉपिक है मुख्य रूप से 11वीं 12वीं से रिलेटेड है। 11वीं 12वीं के राजस्थान बोर्ड की बुक है, बहुत अच्छे तरीके से शानदार दे रखा है। यहाँ से ज्यादातर पर्सन मैंने पिछले एग्जाम में देखे हैं कि एक तो प्रदूषण में से जो रोग है, पारे की कमी से कौन सा होता है, कैडमियम के ज्यादा या कम से कौन सा रोग होता है, एक तो यहाँ से प्रश्न आता है। एक यहाँ से आपने पिरामिड्स का टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से करने की, पिरामिड सीधे कौन से होते हैं, उल्टे कौन से होते हैं, पिरामिड कितने प्रकार के हैं, जैव भार के हैं, जैव संख्या के हैं, ऊर्जा के हैं, हमेशा पिरामिड सीधा होता है, ऊर्जा का होता है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पॉल्यूशन से संख्या कम है एक, इसके अलावा जैव विविधता का जो संरक्षण है वो 2 प्रकार से होता है, एक्स सिटू इन सिटू। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल केवल याद रखने हैं। आपने पीछे के एग्जाम में देखा होगा हर बार प्रश्न आया है एक्स सिटू इन सिटू, यहां से आपको अच्छे से ध्यान में इसको रखना, यहां से प्रश्न। तो प्रश्नों की संख्या फिक्स है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, पॉल्यूशन के अंदर आपको रोग पूछे जा सकते हैं, इन सिटू जैव विविधता जो संरक्षण है वहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न। अब इसका बीएससी वाला पार्ट थोड़ा सा देखें। अब बीएससी वाले पार्ट में एनिमल टेक्सोनॉमी देखो, एनिमल टेक्सोनॉमी हम देखते हैं कि एनिमल टेक्सोनॉमी में कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स, एनिमल किंगडम क्लास टू अप लेवल, अप टू क्लास लेवल, ये आपको मैंने बता दिया था कि आप 11वीं 12वीं से पहले अच्छे से पढ़ लें, आपका काम चल जाएगा। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव एनिमल का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है। इसके बाद हम इकोलॉजी को देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल में देखें लाइफ साइकिल दे रखा है। यहाँ जूलॉजी की हम बात करें तो मुख्य रूप से जूलॉजी के जो टॉपिक है हम देख लेते हैं कि बाकी सब बॉटनी का पार्ट है। जूलॉजी के अंदर हमारा एक तो क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एनिमल आता है जिसमें नॉन कोडेड और कोडेड आते हैं। इसके अलावा हमारी एनिमल फिजियोलॉजी है जिसके अंदर तंत्र आते हैं, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, एंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र है, या उत्सर्जन नर्व सिस्टम है, इस प्रकार के जो तंत्र है या टिश्यू सिस्टम है वहां से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। एक हमारा पार्ट आता है टैक्सोनॉमी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल का मतलब है कि यहाँ कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, उनको आपको पढ़ना है, उनका क्लासिफिकेशन भी, उनका सामान्य परिचय भी, उनके मुख्य लक्षण भी, इसके अलावा उनका जो शारीरिक संगठन है किस प्रकार का है, उनमें पाचन तंत्र कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, सेक्सुअल ऑर्गन किस प्रकार के हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम पैरामीशियम, अब मुख्य रूप से देखो अर्थवर्म आपके देर का यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, कॉकरोच है और फ्रॉग, ये 3 तो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 2 प्रश्न आपको ये जूलॉजी के अंदर देखे जाए, 1 या 2 प्रश्न आपके यहाँ से 101% आएंगे, चूकेगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि जूलॉजी का मुख्य पार्ट है और एक हमारा है डेवलपमेंट बायोलॉजी। जूलॉजी में मुख्य रूप से 4-5 यूनिट ही है, बाकी सारा पार्ट किसका है, बॉटनी का है। और प्रश्नों की संख्या भी आप मान के चलें, ज्यादा नहीं तो लगभग 15 प्रश्न हमारे कहां से पूछे जाते हैं, जूलॉजी से पूछे, और बाकी लगभग आप मानकर चलें 30 प्रश्न हमारे कहां से आते हैं, बॉटनी में। हालांकि कुछ कॉमन यूनिट भी है जैसे जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी, दोनों जूलॉजी बॉटनी दोनों में आते हैं, लेकिन उसको हम मानते किसमें, बॉटनी में मानते। तो यहाँ से प्रश्न आता है, आप इनको यदि नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग आपको अच्छे से तैयार करना है। अब हम चलते हैं इकोलॉजी पर। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी की हम बात करें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनर्जी फ्लो, बायोकेमिकल साइकिल्स, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक फॉस्फोरस, मेजर बायोम्स, वर्ड, रेड डाटा बुक। अब देखो यहाँ से जो प्रश्न की बात हम करते हैं बीएससी वाले पार्ट में, तो ज्यादातर प्रश्न जो आज तक आया वो रेड डाटा बुक से पूछा। रेड डाटा बुक कब और किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। एक बार तो इसका पूरा नाम पूछा गया है, एक बार सीधा नाम पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ से ज्यादातर प्रश्न एक आपका आया है ग्लोबल वार्मिंग का,
ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस के बारे में पूछा हुआ है, एक बार अम्लीय वर्षा के बारे में भी पूछा हुआ है। तो ये मुख्य रूप से इसके जो टॉपिक हैं। ओजोन डिप्लेशन से भी कई बार आ जाता है कि ओजोन कौन से भाग में वायुमंडल के पाई जाती है, एटमॉस्फेयर के किस पार्ट के अंदर पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो वहां से प्रश्न आता है। ये आपके मुख्य रूप से इसका जो बीएससी वाले पार्ट में केवल ये टॉपिक है, और उसमें मैंने आपको बताया कि ज्यादातर एग्जामिनर ने यहीं से आज तक प्रश्न है जो पूछे। अब हम इकोलॉजी के बाद हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हम बात करेंगे कि बीएससी में भी है और 11वीं 12वीं में भी है। तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी हमारा है, टूल एंड टेक्निक्स है, जीन क्लोनिंग है, क्लोनिंग वेक्टर है, डीएनए एप्लीकेशन है, पॉलीमरेज है, चेन रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको पीसीआर बोलते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन है, डीएनए प्रवर्धन जिसको बोलते हैं, टूल टेक्नोलॉजी। यहाँ से एक तो पीसीआर से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, डीएनए एप्लीकेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग फैक्ट जो क्लोन वाहक है, जो वेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के हैं, कौन सा वेक्टर कहाँ काम आता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। तो आप इसके अंदर बीएससी वाला जो पार्ट है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, उसकी भी हम देख लेते हैं कि बीएससी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है या इसका 11वीं 12वीं। इसका बीएससी वाला पार्ट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं हम। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग दे रखा है, जीन ट्रांसफर टेक्निक दे रखी है, जीन लाइब्रेरी दे रखी है, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू दे रखे हैं, मॉडिफाई क्रॉप दे रखी है, एम्प्लीफिकेशन और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दे रखी है, ट्रांसजेनिक एनिमल प्लांट दे रखे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दे रखा है, बायोप्सी यहाँ से तो नहीं आता, ये वाले जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कुल मिला के आपको बीएससी वाले पार्ट को अच्छे तरीके से करना है। कुछ एक तो यहाँ थोड़ी समस्या आ जाती है कि हमें नोट्स नहीं मिल पाते, इसका हमारा प्रयास रहेगा, इसके भी जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। अब इसकी हम बात करें, कुछ एक टॉपिक नहीं मिल पाते, बाकी 11वीं 12वीं का आपको मिल जाता है 11th 12th की बुक में, लेकिन यहाँ थोड़ी समस्या आएगी तो वो हम आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास है जो करेंगे। अब हम वापस चले तो अब देखो, पूरे सिलेबस का एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, समय नहीं है और वीडियो भी काफी लंबा हो जाता है, तो थोड़ी हालांकि हम प्रयास इसके अंदर कर रहे हैं कि आपको पूरा बताएं। अब आप समझ रहे होंगे कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपको सिलेबस को तैयार करना। सिलेबस के अंदर हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आप उन यूनिट्स को पीछे वाले आप पेपर देखें, पेपर में आपको पता चलेगा कि इसका बीएससी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है या ग्रेजुएशन का, सॉरी 11वीं 12वीं का, और यदि 11th 12th का सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पार्ट है उसको आपको किस तरीके से करना है। अब हम माइक्रोबायोलॉजी पर आते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें तो ये शायद हमारे केवल सीनियर 11th 12th लेवल पर ही है। यूकैरियोट प्रोकैरियोट में अंतर, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और लाइकेन। प्रश्न आपको देखे जाएगा 2, 101% देखे जाएगा, बहुत इजी है। इसके शॉर्ट नोट्स भी हमारे लगभग तैयार हो रहे हैं, डाले जा रहे हैं ऐप में, जैसे जैसे तैयार होंगी। इसके अंदर भी आपको वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा से लगभग सेकंड ग्रेड में 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, लाइकेन से भी लगभग 2-3 बार प्रश्न है जो आ चुका है। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, इनसे होने वाले रोग हैं, आर्थिक महत्व जो इनके हैं या इनकी संरचना वगैरह, यहाँ से ज्यादातर जनन भी कई बार इनमें पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से प्रश्न आए हैं। प्रोकैरियोट, वायरस और बैक्टीरिया से भी लगभग प्रश्न आते हैं, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, इनसे होने वाले रोग क्या है, ज्यादातर आर्थिक महत्व से इनके प्रश्न है जो आते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब माइक्रोबायोलॉजी भी आपको 2 प्रश्न आपको देके जाती है। अब हम प्लांट मोर्फोलॉजी बोल दो, प्लांट एनाटॉमी बोल दो, एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी बोल दो, जो भी आपको उचित लगे, इसको आपको बीएससी और 11वीं 12वीं को मिलाकर चलना है। चलना कैसे है, प्लांट मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब प्लांट एनाटॉमी की बात करें तो टिश्यू, प्लांट टिश्यू के जो प्रकार हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोनोकोट, डाइकोट, स्टेम, रूट, लीव, बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़, पत्ती, तना की संरचना जो है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा सा ये जो पार्ट है वो कंफ्यूज करने वाला है, इसके शॉर्ट नोट्स में मैं जल्द बनाऊंगा। ये क्यों कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि हम इसको, हमारा जो पढ़ने का जो तरीका है, आप इसमें कॉमन संरचनाओं को पढ़िए, उनको आपको याद नहीं करना है, जो कॉमन है, जो अलग है वहां से प्रश्न पूछा जाए। यहाँ एक शायद आपके उसमें दे रखा है बीएससी वाले पार्ट में, वेस्कुलर बंडल, हर बार कभी पत्ती का पूछता है, कभी एक बीजपत्री मूल के पूछते हैं, कभी द्विबीजपत्री मूल के पूछते हैं, कभी तने के पूछते हैं, तो यहां से प्रश्न आता है। तो वेस्कुलर बंडल
के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वेस्कुलर बंडल वाला जो पार्ट है उसको आप देखेंगे तो वहां से आपके लिए ये जो वेस्कुलर बंडल है उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना। कॉमन आप उसको अलग से पढ़ लीजिए, जहां से आपको पूछे वहां उसका आप एग्जांपल है जो दे सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आता है। फ्लोवर की जो संरचना है किस प्रकार की है, जायांग कितने पाए जाते हैं, अंडक कितने पाए जाते हैं, पुंकेसर किस प्रकार के होते हैं, या उनमें बीजांड न्यास किस प्रकार का होता है, फ्लोवर किस प्रकार का है, पुष्प की संरचना का मतलब यहाँ पूरा दिया है कि पुष्प किस प्रकार से तैयार होता है। यहाँ से एक प्रश्न हर बार पीछे आया हुआ है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट आपको करना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर वाला जो पार्ट है, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, यहाँ आपको विशेष प्रकार का जो पुष्पक्रम है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। विशेष प्रकार के पुष्पक्रम यहाँ से ज्यादातर प्रश्न है जो पूछा जाता है। विशेष प्रकार का पुष्पक्रम आपको ध्यान में रखना है, हालांकि कॉमन भी आपको ध्यान में रखने हैं कि साइमोस है किस प्रकार का है, एसिमाक्सी है, सेसिमाक्सी है। इसके अलावा विशेष प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो आपको ध्यान में रखना है। कुल मिला के प्लांट मोर्फोलॉजी की हम बात करें तो हाँ, इसका 11वीं 12वीं का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न आ जाता है। और एनाटॉमी में कुछ एक पार्ट हमारा किस में रह जाता है, बीएससी वाले पार्ट में। हालांकि आप 11th 12th के पार्ट को दोनों में कॉमन रूप से यदि हम देखें तो आपका लगभग 95% पार्ट हमारा यहाँ से कंप्लीट हो। तो मेरे निजी राय यही है कि प्लांट मोर्फोलॉजी एनाटॉमी के अंदर आप केवल 11वीं 12वीं वाला पार्ट ही पढ़े, बीएससी में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम प्लांट फिजियोलॉजी पर आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम बात करें, एक बड़ी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी में, हम देखें कौन कौन सी यूनिट आती है। इसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है प्रकाश संश्लेषण जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है रेस्पायरेशन जिसको हम श्वसन बोलते हैं। तीसरा हमारा आता है वाटर रिलेशन जिसको हम पादप जल संबंध बोलते हैं। चौथा हमारा आता है एंजाइम, जो एंजाइम कहा जाएगा। इसके अलावा हमारा आएगा प्लांट हार्मोन एंड ग्रोथ डेवलपमेंट, जहां प्लांट हार्मोन जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, इनके जो कार्य के महत्व है, कार्य के प्रभाव है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हमारा है न्यूट्रिशन, जो शायद हमारे बीएससी वाले पार्ट में दे रखा है। ये 5-6 टॉपिक जो है वो हमारे किसके अंदर आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी पेपर की जान है, यहाँ से प्रश्न को संख्या जो है वो रहती है लगभग 5। आप पीछे वाले पेपर देखेंगे तो आपको लगभग 4 से 5 प्रश्न लगभग एग्जाम में आपको मिलेंगे, चाहे वो आपका सेकंड ग्रेड हो चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो। आप मानकर चलें 3 से लेकर 4 तो 101% आएंगे सेकंड ग्रेड के अंदर। यूनिट 5 है तो लगभग एक प्रश्न वहां डाला जाता है। तो बॉटनी का एक बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। यहाँ भी आप यदि 11वीं 12वीं की फिजियोलॉजी आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 12वीं में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान बोर्ड के अंदर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो बायो की मैं बात कर रहा हूँ वो राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो एग्जाम्पल वगैरह है, आपको लगे कई बार लाइनें तो लाइन इंपॉर्टेंट होती है तो वो आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ ज्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में आप वाटर रिलेशन है, इनका जो 11वीं 12वीं का पार्ट है वो ही आपको अच्छे से तैयार करना है। अब एंजाइम प्लांट, इसके अलावा एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी की हम बात करें, यहाँ बीएससी का भी इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों पार्ट देखने हैं। लेकिन पहले आपको क्या करना है, 11वीं 12वीं का, लगभग 11वीं 12वीं का आप पढ़ते हैं तो मोटा मोटी रूप से आपका है जो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। कुछ एक पार्ट है जो हमारे बीएससी वाले में है, वो कौन से हैं देख लेते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, इसके अलावा प्लेसेंटा है, रीजनरेशन स्टेम है। दो ही इंपॉर्टेंट है ज्यादातर, एक तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और एक हमारा क्या है, प्लेसेंटा। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इनको आपको बीएससी वाले पार्ट से देखना है। हालांकि आपको मिल जाएंगे कहाँ, 11वीं 12वीं की बुक्स में भी। अब हम अंतिम चरण में है इसके 11वीं 12वीं में। इसके अलावा देखो केवल 11वीं 12वीं में ही हमारे दे रखा, जैसे इवोल्यूशन है, आपको 11वीं 12वीं बेसिक ही इसको तैयार करना है आराम से। आप एक आधा प्रश्न यहाँ से कई बार आ जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ये भी हमारा 11वीं 12वीं का पार्ट है, इसको आप 11वीं 12वीं से अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ ज्यादातर प्रश्न, एक तो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, एक टिश्यू और एक एंडोक्राइन, ये 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी प्रश्नों की कोई ऐसा नहीं है कि यहीं से आएगा, लेकिन यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न आपके आते हैं, 3 से 4 भी आ जाते हैं, कई बार 2 कई बार 3।
तो आपको इसको आप अच्छे से ऐसे जो टॉपिक है इनमें आपकी रुचि भी रहती है, इनको आपने अच्छे से पढ़ा भी है पहले भी, तो आप इनको अच्छे से तैयार है जो कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट कहने का मतलब है कि आप 11वीं 12वीं को ही फोकस करते हुए पहले चलें। 11वीं 12वीं में बीएससी में कंफ्यूज ना हो, केवल आप ये देख लें कि ये टॉपिक हमारा 11वीं 12वीं में है या नहीं है। जो टॉपिक आपका 11वीं 12वीं में दे रखा है, चाहे वो बीएससी में दे या सिलेबस में आपके, चाहे वो बीएससी में हो चाहे आपका ग्रेजुएशन में हो, उसको आप 11 12th में उनको आप कवर कहाँ करेंगे, 11 12th के अंदर ही कवर है जो करेंगे। ये था हमारा मुख्य रूप से बायो पर चर्चा की, बायो किस प्रकार से आपको तैयार करनी है। थोड़ी सी चर्चा हम केमिस्ट्री पर भी कर लेते हैं कि किस प्रकार से एक मोटा आइडिया आपको हो जाए कि केमिस्ट्री में भी किस प्रकार से हम इसको तैयार कर सकते हैं। केमिस्ट्री की हम बात करें तो प्रश्नों की संख्या जो है वो रहती है हमारी कितनी, ये भी हल्ला कई बार हो जाता है कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत, मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा संभावना यदि आपके सिलेक्शन की है वो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मैं खुद बायो का हूं, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने देखा है मेरे भी बायो से ज्यादा थे केमिस्ट्री के अंदर नंबर। केमिस्ट्री में सीधे साधे सवाल डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे और जहां से पूछे जाने हैं वहीं से पूछे। आप पुराने पेपर जब देखेंगे, हमारी भी पुस्तकें, बार बार आपके मैसेज आते हैं, कई बार हम रिप्लाई नहीं कर पाते कि पुस्तकों पर दोनों पर कार्य हमारा लगातार चल रहा है। आप 11वीं जो बायो वाली बुक है वो आपको जल्द देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री की जो बुक है वो हमारी, उसमें प्रश्न सारे नोट हो चुके हैं, व्याख्या पर काम चल रहा है, तो वो भी आपको लगभग जुलाई लास्ट में या अगस्त के पहले वीक में आपको देखने को मिल सकती है। तो दोनों बुक रहेगी, दोनों में पुराने जितने भी पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समय इसलिए लग रहा है कि हमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी पुस्तक या जो विषय वस्तु हम तैयार करें उसमें किसी भी प्रकार की शिकायत ना हो, बच्चों को पढ़ने के बाद आत्म संतुष्टि होनी चाहिए और एग्जाम देने के बाद भी लगना चाहिए कि रणवीर सर की बुक हमने पढ़ी थी। तो इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार का किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी से भी जल्दीबाजी नहीं है। हम हमारे तरीके से काम कर रहे हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं कि प्रयास है कि जल्द ये पुस्तक आपके पास होगी। ऐसा लगातार हमारा कार्य चल रहा है, क्योंकि करेक्शन काफी होते हैं, गलतियां होती हैं, थ्योरी लिखनी होती है किस प्रकार से आपको, तो ये हम चाह रहे हैं कि उसमें गलतियां ना हो, बच्चों को जो मैटर मिले वो पर्याप्त मिले, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, कचरा ना हो और प्रश्नों की संख्या अच्छी मिले, ताकि उनको इसके अलावा बाहर से कुछ ना पढ़ना पड़े। इस प्रकार से हम तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और काफी लंबे समय से प्रयासरत हूँ। समय भी नहीं मिल पाता इतना, स्कूलिंग भी होती है, टेस्ट सीरीज का भी होता है, क्लासें होती हैं, काफी टाइम लग जाता है। तो उसके लिए आपको एग्जाम से पहले आराम से आप संस्कृत शिक्षा विभाग का जो एग्जाम आएगा उससे पहले आपको उपलब्ध हो जाएगी, बहुत पहले आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। 10 जून का मैंने बोला था, हो सकता है 10 जून के बाद कभी भी प्रिंटिंग प्रेस में वो चली जाएगी, उसके बाद 5-7 दिन की प्रक्रिया है, फिर वो हमारे पास आ जाएगी, तो उसके बाद आपको वो बाजार में देखने को मिलेगी। अब हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे हम बात केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, 43, 45, 44 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और लगभग हम बात करें कि 80% जो सवाल हैं वो हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल और रटने वाले। लेकिन हमारी कॉन्सेप्ट क्या है कि हम तो पहले उन चीजों को छेड़ते हैं जो चीजें हमें याद नहीं होती। अब बच्चे पूछते हैं सर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे करें, हम सर केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें, सर हम स्पेक्ट्रो कैसे करें। जहां से कुल मिलाकर फिजिकल से हम बात करें तो 5 से 6 सवाल आते हैं। उनके लिए उनमें भी एक से दो सवाल क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, केवल फॉर्मूला बेस्ड, तो वो भी हम कर सकते हैं। उन 3-4 सवाल के लिए मतलब हम क्या है, पीछे वाले जो 40 सवाल है वो छोड़ दें। उसके बाद हम बात करें ऑर्गेनिक की, ये स्थिति ऑर्गेनिक में है। हम पूरा साल कोचिंग में भी, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, 1-2 कोचिंग ऐसी भी है जहां ऑर्गेनिक के मतलब बच्चे ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक के उन्होंने 2-2 रजिस्टर भरवा रखे हैं और माने ताने अपने आप को क्या समझते हैं, नाम है हमारा, और बड़ी कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वैसे हमने जो पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आएगा, कॉपी से छपेगा। लेकिन आप बच्चों को भ्रमित ना करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इतने बड़े स्तर पर नहीं पढ़नी है। मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 1 से 3 सवाल देकर जाएगी, 1 से 3 सवाल ज्यादा नहीं आएंगे आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, और जो थ्योरेटिकल यूनिटें हैं उन पर ही काम करना है, हम उन पर बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर प्रश्न आपका जो हम बात करेंगे कहाँ से आते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, 1 से 2 सवाल 3 सवाल आएंगे, वहां आप आराम से कर सकते हैं और वहां से भी किस प्रकार के सवाल आएंगे हम देखते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से आगे हम, जैसे हमारी पहली यूनिट है, हम बात करेंगे 11th-12th के अंदर। यहाँ भी कंफ्यूजन है कि 11th-12th पढ़ें, आपको यहाँ प्योरली 11th-12th ही पढ़ना है। बीएससी में स्पेक्ट्रो को छोड़ के आपको बीएससी की तरफ नहीं जाना है। बीएससी में दे रखा है जो बीएससी में दे रखे उनको आप थोड़ा सा लेवल से पढ़ सकते हैं। वहाँ राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी
ज्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं। आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं उनको पढ़ें और उसके साथ आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चलते हैं, बिल्कुल प्योरली थ्योरेटिकल है। अब प्रश्नों की संख्या हम देखते हैं कहां से इसमें हाँ प्रश्न बनता है। अब यहां से देखिए, अब ऐसा कोई एग्जाम सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ जहां क्वांटम नंबर, आप वो सिद्धांत, पाउली अपवर्जन का नियम, हुंड का रूल, n+n का रूल, यहां से प्रश्न ना आया। मुख्य रूप से यहां से प्रश्न आपका आता है। अब ऊपर दे रखे हैं फंडामेंटल पार्टिकल है, एटॉमिक मॉडल्स है, लिमिटेशन है, यहां से ज्यादातर प्रश्न नहीं पे आए हैं आज तक। और इसके अलावा एक प्रश्न आपका कई बार मोल कॉन्सेप्ट से भी आ जाता है, जैसे वैलेंस टाइप है, वेरिएबल है, फॉर्मूले जो इंपायरल फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला, ये इनको आपको अच्छे से, तो ये पार्ट है। और प्रश्न आपको 1 से 2 ये देकर जाएगा 101%। प्योरली थ्योरेटिकल है, क्वांटम नंबर में कोई बहुत आसान है, क्वांटम नंबर अलग अलग तरीके से पूछता है, सवाल 101% आपको देके जाएगा और आपका सही भी होगा आराम से, इतना इजी सवाल यहाँ से पूछा जाता है। अब ये 11वीं 12वीं का यहाँ पंगा नहीं है, यहाँ जो 11वीं 12वीं में वो 11वीं 12वीं में है, बीएससी वाली यूनिट है वो बीएससी वाली मिक्स नहीं। अब हम सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधन जिसको बोलते हैं, यहां से भी सवाल यदि हम देखें, देखो ये चीजें आपको मैं सही बताऊं दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा, कितनी भी बड़ी कोचिंग में आप चले जाए, आएंगे सिलेबस कराएंगे चले जाए, तो आपको ये बहुत ही ध्यान से इन चीजों को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप यदि इस तरीके से सिलेबस को एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी, पता चलेगा नहीं इस मोह माया में, इस दुनिया में आप फंसते चले जाओगे और एक दिन आप इस सिलेक्शन की दौड़ से दूर हो जाएंगे। दूर कैसे हो जाएंगे, आप खुद ना खुद में डिमोलाइज हो के ये मेरे से नहीं होगा, पता नहीं हाँ ऑफलाइन कोचिंग करूंगा, ऑनलाइन कोचिंग करूंगा, इतने मतलब भ्रमित करने वाले आपको मिलेंगे। कभी ये सोचते हैं विनायक में चला जाऊं, कभी सोचते हैं दूसरी कोचिंग में चला जाऊं। तो मैं चाहता हूं, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ऐसी सोच है कि मैं आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। दुनिया की कोई सी उत्कर्ष में जाओ, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए वहां से हमने कोर्स कर लिया और उसके बाद हम खुद करने का प्रयास करें। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती, हम क्या है कोचिंगों के चक्कर में जा जाके एक बार कर ली, कभी ऑनलाइन करते हैं कभी ऑफलाइन करते हैं, और लास्ट में जाके क्या होता है कि हमें खुद पढ़ना ही पड़ता है, टाइम खराब होता है, साल 1.5 साल वो लेके बैठे रहेंगे, उसके बाद आप लास्ट में एग्जाम टाइम में आपसे इतना बड़ा सिलेबस है जो रिवाइजन नहीं होगा। आप ऑनलाइन कोर्स ले लें, उसके बाद उसको कम से कम बार बार उसको पढ़ें और अच्छे तरीके से उसके अभ्यास है जो बार बार करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता है जो मिलेगी। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा है कि ज्यादातर प्रश्न जो हमारा है हाइब्रिडाइजेशन पोलराइजेशन से आता है, हाइब्रिडाइजेशन और पोलराइजेशन से हमारा संकरण और से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा जो रूल है वहां कई बार इनका जो बॉन्ड है उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, कोऑर्डिनेशन, आयनिक और कोवेलेंट सहसंयोजक जो बंध है उनका क्रम क्या होता है या किन किन में ये बंध पाए जाते हैं। जो एनसीईआरटी में केवल एग्जांपल दे रखे हैं उनको आपको देखना है, हाइब्रिडाइजेशन और पोलराइजेशन पर आपको मुख्य है फोकस करना है। अब आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पर चलें। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को हम देखें तो यहां से हमारा जो प्रश्न है वो आता है कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लिमिटेशन, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड नोमेनकल्चर ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी में क्या आएंगे। यहां से प्रश्न की शुरुआत होती है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियल, आयनिक और त्रिज्या जो है हमारी आयनिक परमाणविक त्रिज्या, इसके अलावा आइसोलेशन एंथैल्पी है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां से भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। इनका जो क्रम है वो आपको ध्यान में रखना है, किस प्रकार कौन से तत्वों में किस प्रकार की जो इनका जो क्रम विशेष तौर से पूछा जाता है, तो ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादातर प्रश्न। इसके अलावा इसका सामान्य परिचय भी हमें ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से हमारे जो प्रश्न है वो ज्यादातर कहाँ से पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ज्यादातर जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल से जो जुड़ा हुआ टॉपिक है वो हमारा क्या है, जैसे एफ ब्लॉक हम आगे पढ़ेंगे, हम डी ब्लॉक भी आगे पढ़ेंगे, एस ब्लॉक भी आगे पढ़ेंगे, पी ब्लॉक भी आगे पढ़ेंगे। तो वहां जब हम चलते हैं, जैसे एस की बात करें, पी की बात करें, डी की बात करें, जीरो ग्रुप की बात करें, तो ये सभी टॉपिक हमारे किससे जुड़े हुए हैं, इनका जो मेन आधार है वो क्या है, हमारा एलिमेंट
या पीरियोडिक टेबल। तो आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले कॉन्सेप्ट रूप से आपको पूरी आवर्त सारणी याद करनी है। उसके बाद डी ब्लॉक कहाँ आता है, एस ब्लॉक कहाँ आता है, पी ब्लॉक कहाँ आता है, उसको आपको अच्छे से देख के चलना है। इस प्रकार हम इस टॉपिक को, क्यों जरूरी है ये टॉपिक, यहाँ से प्रश्न हालांकि 1 या 2 आते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए हमें आगे जो आने वाली यूनिट्स है उसमें ये बहुत काम आने वाला है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहीं से क्लियर होंगे। ये हमारा बेसिक टॉपिक है, 1 या 2 प्रश्न देकर जाएगा। उसके साथ साथ आने वाले समय में जो प्रश्न है, आने वाले जो यूनिट है वहां ये हमें काम आने वाला। अब थ्योरेटिकल रूप में हम फिर देखें आगे। अब हम थ्योरेटिकल पर ही चल रहे हैं एक बार पहले। जहां आपको केवल एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। जीरो ग्रुप एलिमेंट, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप कहां पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, आइसोलेशन कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कंपाउंड ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट, कौन कौन से भाग, कंपाउंड का मतलब पार्ट क्या है जीरो ग्रुप एलिमेंट। हालांकि ज्यादातर जो यहाँ से प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट से आता है, इनका उपयोग क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट का मतलब है कि दैनिक जीवन में जो इनका जीरो ग्रुप एलिमेंट का उपयोग क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, उनकी स्थिति कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पाई जा रही है। 2 चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। एक प्रश्न लगभग आया है हर एक सेकंड ग्रेड में, लैब असिस्टेंट में भी आया हुआ है, एसीएफ में भी आया हुआ है। ज्यादातर प्रश्न सेकंड ग्रेड जो 10 से 1 एग्जाम हुए उनमें आप ये मान के चलो 5 से 6 एग्जाम में यहां से प्रश्न आया और बार बार आर्गन से ही प्रश्न पूछा गया। आपके एनसीईआरटी में जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां आपका ये प्रश्न दे रखा है, लगभग 5-6 लाइनों में ये पूरी चीजें दे रखी है। कई बार यहां से जीरो ग्रुप एलिमेंट से संकरण भी पूछे जाते हैं, जैसे XE जिनोन F2, XE F4, XeO2F2, इस प्रकार के संकरण भी निकालना आपको ध्यान में होना चाहिए। वहां भी इस ग्रुप को शामिल किया गया। जब आप संकरण पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीजें काम में। अब हम बात करें इसके बाद एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। ये भी अपने आप में प्योरली थ्योरेटिकल है, केवल रटने वाला है। इसमें भी आपको केवल एनसीईआरटी को फॉलो करना है। पहले शायद पी ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं था, इसको बाद में पिछली बार ऐड किया गया। एस ब्लॉक पहले था, पी ब्लॉक को बाद में किया, लेकिन पी ब्लॉक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक में केवल आपको एनसीईआरटी को ही पढ़ना, इसके अंदर भी आपका संकरण वाला जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी प्रश्न यहां से आया है। जब भी आप संकरण पढ़ें, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ें, तो उस टाइम आपको पी ब्लॉक के जो एग्जांपल है वो मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। एक सारणी भी इसके अंदर बनी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, उसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम भी इसमें दे रखे हैं, उनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पी ब्लॉक भी अपने आप में क्या है, थ्योरेटिकल है। लगभग 1 प्रश्न आपको, ये भी 1 या 2 प्रश्न आपको देकर जाएगा। इसके बाद है डी और एफ ब्लॉक। हालांकि पिछली सेकंड ग्रेड में प्रश्न कम आए हैं, लेकिन 2018 वाली सेकंड ग्रेड में डी और एफ ब्लॉक में से 5 से 6 प्रश्न आए थे। इस बार शायद 1-2 प्रश्न ही पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा हम देखें पिछले पेपर जो हमने देखे हैं उनमें बीएससी के जो एसीएफ के जो पेपर हैं, कॉलेज लेक्चरर के जो पेपर हैं, वहां से डी ब्लॉक से केवल आपसे पूछे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका पूछा गया है, या इनके जो इंपॉर्टेंट है, या इनकी जो प्रॉपर्टी है जिसमें कलर किस प्रकार के हैं, रंगीन है या रंगहीन है, या चुंबकीय गुण है, ये किस प्रकार के चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इसके अलावा इनका जो विशेष रूप से कैटालिस्ट, उत्प्रेरकीय जो गुण है, वहां से भी जैसे निकल का क्या उपयोग है, वहां ज्यादातर प्रश्न इस प्रकार के कैटालिस्ट प्रॉपर्टी, इसमें एलोज। इसके अलावा इनका जो मुख्य योगदान है, डी और एफ दोनों की बात करूं तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, मतलब दैनिक जीवन में जो इनका उपयोग है वहां से भी प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। तो उत्प्रेरकीय गुण, कलर प्रॉपर्टी और इसके अलावा एलोज में इनका मुख्य रूप से योगदान है। आपने मिश्र धातुओं का नाम सुना होगा, वहां इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मिश्र धातुओं में किस प्रकार की धातु है, जैसे स्टेनलेस स्टील है, वहां डी ब्लॉक का कौन सा तत्व आता है। तो इस प्रकार के जो मिश्र धातुएं हैं वहां आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़े एफ ब्लॉक पर। एफ ब्लॉक के अंदर ज्यादातर प्रश्न हमारे फिर वही कहानी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वो भी जो अपवाद हैं। एफ ब्लॉक के अंदर आपको पता है 2 श्रेणियां हैं, दोनों में 14-14 तत्व शामिल किए गए हैं। कौन कौन सी है, लेंथेनाइड है और एक्टेनाइड है। इनका सबसे पहले आपको लेंथेनाइड सारी याद करनी है, कहां से कहां तक, 58 से लेकर 71 तक आपको उनके नाम याद होने चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसमें 2-3 बीच में अपवाद भी है, उनको तो आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। यही स्थिति हमारी क्या है, इसके अंदर है, यही स्थिति हमारी है एक्टेनाइड के अंदर, वहां भी इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान में रखने।
एक आपका देखो यहां से भी एक बार प्रश्न आया हुआ है कि सुपर हैवी तत्व क्या है, सुपर हैवी एलिमेंट कहाँ है, कहां से इनकी शुरुआत होती है, भारी तत्व जिसके अंदर किसके बाद आता है, यूरेनियम के बाद आता है या किस तत्व के बाद वो जो तत्व आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुपर हैवी एलिमेंट कहते हैं। ऐसा प्रश्न भी एक बार पूछा गया है। तो आप इसके अंदर मुख्य रूप से सबसे पहले केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी है वहां, या आपको राजस्थान बोर्ड में भी मिल जाएगा, वहां इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का, उनको आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद इनके जो आर्थिक महत्व अपने आप में दैनिक जीवन में जो रसायन है उनके उपयोग है वो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, वहां से भी ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल है, केवल रटने वाला है। प्रश्न यहाँ से आपको 1 से 2 3 तक मिल सकते हैं, डी और एफ दोनों को मिलाकर संख्या 4 तक भी जा सकती है। तो इसके बाद हम देखें मेटल एंड मेटलर्जी, ये भी अपने आप में क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, बिल्कुल प्योर रूप से 11वीं 12वीं की बुक में भी आपको दे रखा है और केवल इसको 11वीं 12वीं वाली बुक से ही आपको करना है। हम अब बात जो कर रहे हैं वो पोर्शन हमारा किस में चल रहा है, बीएससी वाले पार्ट में, लेकिन प्रश्न ज्यादातर केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी में स्पेक्ट्रो और 1-2 यूनिट को, यदि हम केवल स्पेक्ट्रो को ही छोड़े तो लगभग प्रश्न आपको एनसीईआरटी से 40 प्रश्न आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। स्पेक्ट्रो के यदि 1 आता है 2 आता है या एक आधा प्रश्न और बाहर जा सकता है, बाकी लगभग 40 प्रश्न आपको कहां से मिलते हैं, एनसीईआरटी से। इसके बाद हम देखें मेटलर्जी, मेटल एंड मेटलर्जी, ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल है। 11वीं 12वीं में 12वीं वाली बुक में आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा, केवल थ्योरेटिकल आपको ध्यान में रखना है, थ्योरी दी हुई है वो आपको देखनी। इसके अलावा नॉन मेटल, ये आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये लगभग जो प्रश्न है आप बायो के यदि आप पढ़ रहे हैं वहां से भी आपके सही हो जाते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बीएससी वाले पार्ट में कुछ थ्योरेटिकल के साथ साथ हमारी न्यूमेरिकल वाली यूनिट भी है, जिसमें देखें हम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से प्रश्न लगभग 101%, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल, कई बार एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है और कई बार एक थ्योरेटिकल भी आ जाता है। कहां से, यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है और थ्योरेटिकल भी, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, जीरो कोटि, तृतीय कोटि जो प्रश्न है वहां से आप इनका जो साधारण सूत्र है, पहले तो आपको इनके जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखने हैं। फॉर्मूलों के साथ यदि आपको लग रहा है कि मैं इन प्रश्न इनमें प्रश्न भी देखें तो पिछले एग्जाम में जो पेपर हमने देखे उसमें लगभग 6-7 प्रश्न है न्यूमेरिकल है, वो बार बार वो ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर जो कॉलम में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं 3-4, उनमें जो न्यूमेरिकल बन रहे हैं केवल वहीं से ही आज तक प्रश्न पूछा गया, कोई नया प्रश्न यहाँ से नहीं बना है। तो जब भी टेस्ट में हम ये यूनिट आपको देंगे तो उस समय वो सारे सवाल डाल दिए जाएंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। आपसे यदि न्यूमेरिकल नहीं भी होते तो आप उनका उत्तर रटेंगे, उन प्रश्न जो आए हुए हैं उनका उत्तर भी आप रट लेते हैं तो भी हमारा काम इससे चल जाएगा। अब इसी तरह सॉल्यूशन की जो यूनिट है वो भी एक प्रकार से न्यूमेरिकल की यूनिट मानी जाती है केमिस्ट्री के अंदर। यहां से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न, स्थिति यहां से भी न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन बनते हैं। एक प्रश्न यहां से संभावित है, एक प्रश्न के अंदर आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और थ्योरेटिकल में यदि पूछा जाएगा तो आपका थ्योरेटिकल सवाल भी यहां से पूछा जा सकता है। वही फॉर्मूला बेस्ड यूनिट है, फॉर्मूले में कई बार सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है और कई बार न्यूमेरिकल। यदि न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, यदि हो तो ठीक है, नहीं आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। एक सवाल आपका यहां से आता है, आप सबसे पहले प्रयास ये रखें कि जो 35 प्रश्न हैं उनको आपको पहले कैच करना है। 35 36 जो केवल क्या आएंगे, हमारे थ्योरेटिकल आएंगे, जहां से किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। ये तैयार होने के बाद आपको न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है जो तैयार करना है। इसी तरह एक यूनिट और है हमारी जहां से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, 101% न्यूमेरिकल ही आता है लगभग, जिसके अंदर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हमारा एक न्यूमेरिकल लगभग पूछा जाता है। वहां इसके लिए भी प्रयास है कि पिछले एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए उनको हम आपके जो टेस्ट रहेंगे उसके अंदर हम डालने का प्रयास करेंगे। तो आपसे यदि न्यूमेरिकल नहीं भी हो रहे तो आप उन प्रश्नों को हूबहू याद कर सकते हैं। लगभग उस बेस पर ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे जो हम एग्जाम में, जैसे 10 सवाल हमने इसके डाल दिए तो उसके बाहर आपसे सवाल नहीं हो सकता, उनकी संख्या चेंज हो जाए न्यूमेरिकल में, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो ये हमने बात की है किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। अब इसके अंदर 1-2 यूनिट्स और है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, प्योरली थ्योरेटिकल है, राजस्थान बोर्ड हो या आपका एनसीईआरटी हो उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म, अब हम ऑर्गेनिक की बात करें कि ऑर्गेनिक के अंदर कई बार मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत से कोचिंग संस्थान है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा कवर रजिस्टर बढ़ा रखे हैं, 1 2 3 रजिस्टर करवा रखे हैं। लेकिन सेकेंड ग्रेड की हम बात करें
तो वहां ऑर्गेनिक का इतना महत्व नहीं है। 1 से 2 ज्यादातर बहुत ज्यादा यदि एग्जामिनर जाएगा तो 3 सवाल तक जाएगा। 3 सवाल के ज्यादा प्रश्न हमारे ऑर्गेनिक के नहीं पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब मेरा पूरी ऑर्गेनिक से नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिक में आपका पॉलीमर भी आएगा, बहुत से यूनिट ऐसी है जो ऑर्गेनिक में है, लेकिन ऑर्गेनिक का मतलब मेरा है कि ऑर्गेनिक में केवल हाइड्रोकार्बन और अभिक्रियाओं के जो प्रकार है उसकी मैं बात कर रहा हूं। वहां से जैसे नामकरण वगैरह है, वहां से आपके 2 से 3 सवाल ही केवल पूछे जाएंगे। तो आप राजस्थान बोर्ड सॉरी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनको लाइन टू लाइन आप ऑर्गेनिक वाले में जैसे अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपका हाइड्रोकार्बन में, अब हाइड्रोकार्बन को हम देखें, ये 11वीं 12वीं वाली बुक्स में दे रखा है। चाहे आपको 11वीं 12वीं में दे रखा हो, चाहे आपको बीएससी वाले में दे रखा हो, आपको केवल पढ़ना क्या है, 11 12 का ही मान के चलना है और 11 12 से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ एक प्रश्न आपका 100% आएगा। अब आएगा कहां से, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, यहां से एक प्रश्न लगभग पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहां से एरोमेटिसिटी से प्रश्न आपका 101% आएगा। इसके अलावा एल्कीन एल्काइन का सामान्य परिचय, इनके अन्य नाम और इनकी जो सामान्य जो समीकरण हैं, सामान्य इनके जो अभिक्रियाएं हैं, वहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो आपको ये प्रयास करना है, इसके अंदर केवल आपको राजस्थान बोर्ड सॉरी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसको फॉलो करना है। तो आज हमने मुख्य रूप से इस वीडियो के अंदर चर्चा की है कि सेकंड ग्रेड साइंस का जो सिलेबस है वो हमें क्या कह रहा है। इसमें एक पार्ट हमारा अभी बकाया है, उसको हम अगले वीडियो में फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें भी हम देखेंगे कि फिजिक्स को भी हम किस प्रकार से, जो विद्यार्थी फिजिक्स छोड़ रहे हैं या फिजिक्स नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो फिजिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से उनके लिए भी अलग से एक फिजिक्स के ऊपर वीडियो हम डालेंगे, जिसमें आपको किस किस यूनिट को छोड़ना है, या जो फिजिक्स कर रहे हैं नीट के विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार से, किस लेवल के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, उनको फिजिक्स किस प्रकार से करनी है, वो अलग से वीडियो आने वाले 2-3 दिन में आपको मिलेगा। तो मैं समझता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। इसका क्योंकि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम सिलेबस को नहीं देखते हैं। सिलेबस होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस ये, जैसे हमने इसका उदाहरण लिया है, सिलेबस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। 1-2 टॉपिक हो सकता है जुड़ जाए, हट जाए, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें नहीं रहेगा। जो पहले वाला सिलेबस है, संस्कृत शिक्षा विभाग का सिलेबस आ भी चुका है, वो सिलेबस ही आपको आगे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। दोनों जो सिलेबस है, सेकेंडरी एजुकेशन का हो चाहे आपका संस्कृत एजुकेशन का हो, दोनों सेम है। इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज हमारी 23 जून को स्टार्ट हो रही है, उसका भी उद्देश्य यही है कि आपको सिलेबस को हम कम समय में कितनी बार दोहरान हम कर सकते हैं। जैसे इसमें टारगेट हमने ये बनाया कि सिलेबस के आधार पर हमने ये शेड्यूल जो तैयार किया, जिसमें 16 टेस्ट रखे हैं और 16 टेस्ट को टुकड़ों में बांटा है सिलेबस को, और आपका जो सिलेबस है 3 महीने 3.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से आप इस इतने बड़े सिलेबस को कम समय में कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। आगे के वीडियो में फिर देखेंगे फिजिक्स को। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।